सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। तर्हि सर्वेभ्यः स्वागतं, सुप्रभातम्। सेवारत शिक्षक शिक्षा केंद्र पक्षतः शैक्षिक अनुसंधान विधि विषये प्रचलमाना द्विसप्ताहिक राष्ट्रीय कार्यशालायाः अधुना अद्य तृतीयदिने वयं स्मः। तर्हि ह्यः वयं दृष्टवन्तः महोदयः आगत्य अस्माकं कृते क्वालिटेटिव् रिसर्च मेथड्स् विषये पाठितवन्तः। तर्हि अद्य ते विराजन्ते। ते भवन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विभागस्य अध्यक्षाः भवन्ति आचार्याः नीलम तिवारी महोदयाः। तर्हि तान् सम्प्रार्थये कृपया आगत्य अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कुर्वन्तु इति। महोदय जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। पुरतः विराजमानाः अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः आचार्याः वेङ्कटराव महोदयाः, कार्यक्रमस्य अस्य संयोजकाः आचार्याः चन्द्रशेखर महोदयाः, अन्ये च विभागीय आचार्याः, शोधछात्राश्च। यः अस्माभिः ग्राउंडेड थ्योरी एवं मिथिनोग्राफिक रिसर्च इत्यस्मिन् विषये चर्चा कृता आसीत्। अद्यापि वयम् अस्मिन् क्रमे एव किञ्चित् अग्रे गच्छामः। अद्य यः विषयः वर्तते यत् मदर्थं दत्तः विषयः स च अस्ति ऐतिहासिकशोधः, ऐतिहासिक अनुसन्धानम्। प्रायः अयं विषयः भवतां परिचितः स्यात्, पूर्वमपि भवन्तः पठितवन्तः स्युः। अतः शीघ्रतया सरलतया च अस्य संक्रमणं भवत्सु भवेत् इति अहं भावयामि। ऐतिहासिक अनुसन्धानम् इत्यस्मिन् विषये यदा वयं चिन्तयामः चेत् नाम्ना एव प्रतीयते ऐतिहासिकम् इति। अत्र प्रायः किम् आसीत् इत्यस्य चर्चा विधीयते। यदि किम् अस्ति इत्यस्य चर्चां कुर्मश्चेत् वर्णनात्मक अनुसन्धानं, किं भविष्यति इत्यस्य चर्चां कुर्मश्चेत् प्रयोगात्मक अनुसन्धानं, किन्तु किम् आसीत् इत्यस्य चर्चां कुर्मश्चेत् ऐतिहासिकम् अनुसन्धानम्। अतः अस्य अनुसन्धानस्य उद्देश्यमेव तत्र किम् आसीत् इत्यस्य वर्णनम् अस्मिन् अनुसन्धाने अस्यां प्रक्रियायां वा क्रियते। प्रक्रियायां वा क्रियते। अत्र अस्यां प्रक्रियायां सामान्यीकरणस्य अन्वेषणाय, इत्युक्ते यदा वयम् ऐतिहासिकघटनानाम् अध्ययनं कुर्मः, ऐतिहासिकघटनानाम् ऐतिहासिकस्थितेः वा विवेचनं कुर्मः, अध्ययनं कुर्मः, अनुसन्धानं कुर्मः चेत् तद् अस्माकम् उद्देश्यं भवति तत्रत्य या घटना वर्तते इतिहासे यत् अभवत् तस्य प्रयोगं कृत्वा वर्तमाने वयं किमपि चिन्तयितुं शक्नुमः वा, वर्तमाने किमपि परिष्कारं कर्तुं शक्नुमः वा, भविष्यस्य कृते योजना निर्माणं कर्तुं शक्नुमः वा। इत्युक्ते ऐतिहासिक अनुसन्धानस्य मुख्यम् उद्देश्यं वर्तते तत्रत्य घटनानाम् अध्ययनं कृत्वा वर्तमाने अपि तस्य सामान्यीकरणं, जनरलाइजेशन कथं कुर्मः और तदर्थं किं किं भवति अस्यां प्रक्रियायां। तो तदर्थं वयम् अतीतस्य घटनानाम् अध्ययनं कृत्वा तेषाम् अन्वेषणं, तेषाम् अभिलेखनं, अभिलेखनं नाम डॉक्युमेंटेशन तेषां, तत् च विश्लेषणं, पुनः विश्लेषणम् अनन्तरं व्याख्या। एवं क्रमेण यदा वयं चलामः यत् अतीतस्य घटनानाम् अन्वेषणम्, अभिलेखनं, तस्य विश्लेषणं तथा च व्याख्यां कुर्मः ऐतिहासिक अनुसन्धाने। किन्तु किमर्थं कुर्मः, यदा मया पूर्वमेव उक्तं यत् सामान्यीकरणं कर्तुं, जनरलाइजेशन कर्तुम् एव ऐतिहासिक अनुसन्धानम् एव इति न, जनरलाइजेशन कर्तुम् ऐतिहासिक अनुसन्धानम् इति भवति। अनेन वयम् अतीतस्य विषये वक्तुं शक्यते, हिन्द्यां वदामि चेत् अतीत को हम समझते हैं इसके द्वारा, और अतीत को समझ करके कुछ अतीत के आधार पर फिर वर्तमान को समझने की चेष्टा करते हैं कि अतीत में ऐसा था इसलिए शायद आज ये स्थिति है। कोई भी प्रसंग हो जिसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं तो वर्तमान को समझने के लिए भी अतीत को देखना होता है कि पहले ऐसा था इसलिए आज ये स्थिति आई है, और कुछ लिमिटेशंस के साथ भविष्य को भी भविष्य का भी पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं।
कुछ लिमिटेशंस के साथ, एग्जैक्ट नहीं लगा पाते लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ कोशिश कर सकते हैं कि यदि ये ट्रेंड था इसलिए ये स्थिति है और ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो आगे ऐसा हो सकता है। इसी दृष्टि से को लेकर के ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। इसलिए हमने कहा कि ऐतिहासिक अनुसंधान में क्या क्या प्रक्रियाएं होती, 3-4 प्रक्रियाओं की बात की हमने कि ऐतिहासिक घटना का अन्वेषण, फिर उसका अभिलेखन, अभिलेखन के बाद उसका विश्लेषण करना, जो भी हमने रिसोर्स कलेक्ट किए हैं, डेटा कलेक्ट किया है उसका, और उसके बाद उसकी समालोचना करना, व्याख्या करना और समालोचना करके उसकी व्याख्या करना। तो ये इस आधार पर हम ऐतिहासिक अनुसंधान में आगे बढ़ते हैं। और एक ऐतिहासिक अनुसंधान के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, प्रगतियों तथा अनुभवों का आलोचनात्मक अन्वेषण है। केवल घटनाएं नहीं, अतीत के कुछ अनुभव भी हो सकते हैं घटनाओं के साथ साथ, अतीत के कुछ प्रगतियां कि अतीत में ये चीज इतनी आगे थी, एडवांस थी, तो आज क्यों नहीं है, या आज उसको और आगे कैसे ले जाया जा सकता है। तो उस एडवांसमेंट की भी जब हम बात करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब कहीं हो जाता है तो खास करके हम संस्कृत वाले तो कहते हैं कि ये बात तो हमारे ग्रंथों में पहले से लिखी है, लेकिन प्रायः हम तब कह पाते हैं जब वो चीज कोई और सामने ले आता है, उससे पहले हम नहीं कह पाते। तो वो जो कारण है, तो उसका वो जो प्रगतियां थी वो क्यों थी, कैसे थी, उनका भी अध्ययन हम इस प्रकार के अन्वेषण में, आलोचनात्मक अन्वेषण में कर सकते हैं। इसमें भी शोधकर्ता को जैसे बाकी अनुसंधानों में डेटा कलेक्शन करना होता है, इसमें भी डेटा कलेक्शन करना होता है, और उसके बाद जो प्राप्त उसने डेटा किया है, जो भी दत्तांश प्रदत्त उसने एकत्रित किए हैं, उनकी वैधता के लिए उसका एक मूल्यांकन करता है कि जो प्रदत्त या रिसोर्स, उसको जो भी जानकारी मिली है जिन भी रिसोर्सेस से, वो जानकारी सही है या नहीं है। क्योंकि बाकी रिसर्च में तो क्या है, आपने मान लीजिए क्वेश्चन से आपने रिसर्च की, तो आपके पास जो डेटा आया, क्योंकि आप डायरेक्ट जाकर के वो डेटा कलेक्ट किया है, क्वेश्चन भरवाया है या रेटिंग स्केल आपने भरवाई है, तो उसमें जो डेटा है आपने ले लिया रिसर्च में। लेकिन ऐतिहासिक अनुसंधान में आपको जो डेटा मिलता है वो तो कहीं कोई सिक्का मिला, कोई खंडहर मिला, इस टाइप का आपको रिसोर्सेस होते हैं जहां से आपको डेटा कलेक्शन करना होता है। अब वो चीज जो होने का दावा कर रही है वो है या नहीं, जिस काल का आप उसको समझ रहे हैं उस काल का है या नहीं, पहले तो आपको वहीं पर उस डेटा को, उस सामग्री को वैलिडेट करना होगा। जब तक उसको वैलिडेट नहीं कर सकते तब तक उसकी व्याख्या विवेचना के चक्कर में उसका स्टेप तो बाद में आएगा, पहले तो उसका वैलिडेशन होगा, उसको परखना होगा, उसकी समालोचना करना होगी, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद प्रदत्तों की व्याख्या का प्रश्न आता है। तो 3-4 चीजें मेरे विचार में अभी तक जो भी हमने थोड़ी सी बातें की, इसमें 2-3 खास बातें हैं जो ऐतिहासिक अनुसंधान को स्पष्ट करती हैं। उसमें पहला है कि इसका उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना है और भविष्य के लिए सतर्क हो जाना है। सिंपल सी बात है, इसका उद्देश्य अतीत के आधार पर वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क हो जाना है। इससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो दूसरा, वर्तमान, एक और हम क्या कह सकते हैं कि वर्तमान या भविष्य की किसी घटना के लिए ऐतिहासिक आधार खोजना, कि वर्तमान में ये हो रहा है तो इसके पीछे क्या आधार था। तो कई बार हमारा उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वर्तमान में कोई घटना घट गई, अब उसके लिए हम आधार ढूंढ रहे हैं कि भूतकाल में तो कुछ ऐसा नहीं था जिसके कारण से ऐसा हो रहा है, या भविष्य में कुछ होने वाला है हमें पता चल रहा है, तो उसके लिए भी हम कोई आधार ढूंढ रहे हैं। तो उस आधार को ढूंढने के लिए भी ऐतिहासिक अनुसंधान किया जाता है। तो वर्तमान की और भविष्य की किसी घटना के लिए आधार को खोजने की दृष्टि से ऐतिहासिक अनुसंधान महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधानं क्वालिटेटिव् मध्ये अन्तर्भवति वा उत क्वान्टिटेटिव् मध्ये? यत् उभयत्रापि भवितुमर्हति आचार्यः। तत् डेटा आधारेण तद् भवति। छात्राणां विषये तेषां किमर्थं क्वान्टिटेटिव् मध्ये अन्तर्भवति, यदि अन्तर्भवति कदा? एवं तत् छात्राणां कृते वच्मि इति।
हाँ, पूर्व ऐतिहासिक अनुसंधान आगे बात चर्चा कर ही रहे थे उसके ऊपर, अभी इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि दोनों दृष्टि से यह गुणात्मक शोध भी है और मात्रात्मक शोध भी है। मान लीजिए जैसे आप किसी भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, आज का नहीं कर रहे, आज के ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, अर्थव्यवस्था में या उसका अध्ययन करने के लिए आप स्वतंत्रता से लेकर के 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, 21वीं शताब्दी के आरंभ तक आप उसको करना चाह रहे हैं, तो वो अनुसंधान भी क्या होगा? क्वांटिटेटिव होगी। वहां पे जो भी डेटा आपको मिलेगा संख्यात्मक डेटा होगा और उसका एनालिसिस भी आपको सांख्यिकी मेथड से करना होगा, वहां पर उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना होगा, उसी तरीके से आप वहां पर सारी विधियां लगाएंगे, तो वो एक वहां पर वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकती है। लेकिन आप उस तरह का अध्ययन न करके आप छत्रपति शिवाजी को लेकर के कोई अध्ययन करना चाह रहे हैं, है ना, या आप पतंजलि को लेकर के कोई अध्ययन करना चाह रहे हैं, पतंजलि के जन्म स्थान को लेकर के कोई अध्ययन करना चाह रहे हैं, तो वहां पर जो आपको डेटा मिलेगा वो आपको साहित्यिक साक्ष्य मिलेंगे या आपको पुरातात्विक अवशेष मिलेंगे। तो जब पुरातात्विक अवशेष और साहित्यिक साक्ष्यों का आप विश्लेषण करेंगे तो उस समय पर वो अनुसंधान क्या हो जाएगा? क्वालिटेटिव हो जाएगा। तो साक्ष्य जो आपको प्राप्त होते हैं वो साक्ष्य किस प्रकार के है, आपका विषय ऐतिहासिक अनुसंधान की विधि आप दोनों दृष्टि से प्रयोग में कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा क्वांटिटेटिव में भी क्वालिटेटिव, लेकिन वो निर्भर किस पर करता है? आपके विषय की प्रकृति पर और प्राप्त होने वाले साक्ष्यों पर, प्राप्त होने वाले डेटा पर कि उसका स्वरूप कैसा है। तो इसके कल भी हमने जब आरंभ में चर्चा की थी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का जो मुख्य भेद है वो डेटा के कारण ही है कि प्राप्त होने वाले डेटा का स्वरूप गुणात्मक है या मात्रात्मक है, उसमें लगने वाली विधियां गुणात्मक है या मात्रात्मक है। तो इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान दोनों दृष्टि से हो सकता है। इतना बड़ा सिंपल सा सरल सी भाषा में मैंने बताया, स्पष्ट है? हाँ जी। हिस्टोरिकल मेथड मध्ये हाइपोथेसिस भवितुमर्हति वा? हिस्टोरिकल मेथड मध्ये यदि भवन्तः क्वालिटेटिव वे मध्ये कुर्वन्ति चेत् रिसर्च क्वेश्चन्स् तत्र निर्मातव्यं, पुनश्च यदि क्वांटिटेटिव दृष्ट्या भवन्तः कुर्वन्ति। छात्राणां संशयः एवमस्ति, हिस्टोरिकल मेथड मध्ये हाइपोथेसिस भवितुमर्हति वा न वा, तदेव सूत्रं करोमि। तदेव अहं वच्मि न, यदि क्वांटिटेटिव मेथड मध्ये क्रियते चेत् आरक्षणं भवति चेत् हा हाइपोथेसिस भवितुमर्हति। हिस्टोरिकल इत्युक्ते कः अर्थः तत्र? फैक्ट्स्। कस्मिन् सन्दर्भे हाइपोथेसिस् आगच्छति, यदि हाइपोथेसिस् आगच्छति चेत् कीदृश हाइपोथेसिस् आगच्छति, वाट् टाइप ऑफ हाइपोथेसिस् आगच्छति, टाइप्स् ऑफ हाइपोथेसिस् यस्तर्जनाङ्के महोदयैः प्रतिपादितमस्ति खलु, कीदृश हाइपोथेसिस् आगच्छति? अवश्यम् अवश्यम्। इदानीं वयं अहं क्रमेण चलामि तत्रापि, तत्र यदा वयं विधिमध्ये चर्चां सोपानविषये चर्चां कुर्मः चेत् तत्र हाइपोथेसिस् मध्ये अपि चर्चां कुर्मः। और हाइपोथेसिस् आगच्छति कीदृशम् आगच्छति चेत् तत्र अहं भावयामि तत्र डायरेक्शनल सन्दर्भः आगतः तदर्थमेव। अवश्यम् अवश्यम् अवश्यम्। तत्र डायरेक्शनल हाइपोथेसिस् तत्र भवितुम् अर्हति, यतोहि अस्तु तत्र अग्रे वयं चर्चां अहं मम क्रमेण अहम् अग्रे गच्छामि। तो इदानीम् अहं तु आरम्भे एव परिचयस्तरे एव आसम्। परिचयात्मके किं छात्राणां यदि तादृशाः संशयाः मध्ये मध्ये आगच्छन्ति चेत् भवन्तः पृच्छन्तु साक्षात्। अग्रे चलामि। प्रिय छात्राः अग्रे आगच्छन्तु। किमर्थं तत्र अग्रे आगच्छन्तु? आगच्छन्तु अग्रे आगच्छन्तु। डोंट गो बैक, अग्रे आगच्छन्तु। बी एक्टिव, सक्रियाः भवन्तु, अग्रे उपविशन्तु। तो हमने जो बात की थी वो की थी कि इसका भविष्य की घटना के लिए या वर्तमान की घटना के लिए आधार खोजना इसका एक उद्देश्य होता है, और उसके आलोक में, उस आधार के आलोक में उस किसी समस्या का समाधान खोजना भी ऐतिहासिक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। एक तीसरी चीज जो ऐतिहासिक अनुसंधान और करता है वो है कि ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक संबंध, कनेक्शन स्थापित करता है ऐतिहासिक अनुसंधान।
कैसे कनेक्शन करता है वो तो भी स्पष्ट हो ही गया है, इतनी बातें जो हमने की उससे, कि तीनों में कनेक्शन या एक संबंध की स्थापना यह करता है। इसकी जो प्रक्रिया है वो भी अन्य अनुसंधानों के समान ही है। जैसा हमने कहा गुणात्मक होगा तो गुणात्मक अनुसंधान प्रक्रिया हम थोड़ा सा भी आगे देखेंगे, और मात्रात्मक यदि होगा तो अन्य अनुसंधानों के समान ही इसकी प्रक्रिया होगी। अंतर प्रदत्तों की प्रकृति एवं विश्लेषण की विधियों में होता है। अंतर है, लेकिन कहां पर है? डेटा के स्वरूप में और फिर उस डेटा का एनालिसिस करने की मेथड्स में अंतर होता है। बाकी और फिर जब मेथड्स बदल जाएंगी तो उनके व्याख्या करने के तरीके भी बदल जाएंगे। इसमें एक चीज है कि जो जिसके कारण से कि ऐतिहासिक अनुसंधान में इसमें जो सामग्री आपको मिलती है आप उसको दोहरा नहीं सकते, उसको रिपीट नहीं कर सकते। आप प्रयोगात्मक अनुसंधान में क्या करते हो? मैनिपुलेशन कर लेते हैं आप स्वतंत्र चर में, है ना, जोड़ तोड़ कर लेते हो, किसी भी प्रकार से कर लेते हो, चाहे वो सिलेक्टिव तरीके से करो चाहे आप डायरेक्ट वे में करो, तो दोनों तरीके से आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर तो आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पर जो डेटा है वही है, आप कोई उसका वो नहीं अल्टरनेट नहीं खोज सकते, उसको रिपीट नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। ये इसकी कुछ फाउंडेशन से उसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है। तो इसका जो अभी मैं इसकी गुणात्मक दृष्टि से इसकी बात करता हूं, फिर आगे भी हम बात करेंगे। इसके जो जैसा मैंने कहा कि ये डेटा हमें किस स्वरूप में मिलता है, तो ये डेटा हमें डॉक्यूमेंट्स के स्वरूप में मिलता है, अभिलेख, शिलालेख, इन स्वरूपों में मिलता है। ये डेटा हमें मौखिक वृत्तांतों के रूप में मिलता है। मौखिक भी जानकारियां सामने आती है कि हमारी परंपराओं में, लोक परंपराओं में बहुत सारी चीजें चली आ रही होती हैं। जैसे उधर नॉर्थ में देखें तो आला उदल की कहानियां चली आ रही हैं, वो परंपरा से चली आ रही हैं। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो मौखिक वृत्तांत उस तरह का भी डेटा हमारे पास होता है जिसके आधार पर हम स्टडी कर सकते हैं। अवशेषों के रूप में डेटा होता है, टुकड़ों के रूप में होता है, खंडरों के रूप में डेटा होता है, और मूर्ति, सिक्के, बर्तन, कपड़े, किसी भी प्रकार का डेटा आपको इसमें मिल सकता है यदि आप उस दृष्टि से, गुणात्मक दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं। तो जीवाश्म मिल सकते हैं, कंकाल मिल सकते हैं, हड्डी मिल सकती है, कुछ भी आपको मिल सकता है। ये सारा डेटा जो आपको मिल रहा है ये सारा किस टाइप का डेटा होगा? जो उस समय का होगा। तो इस डेटा को आप क्या मानेंगे, प्राइमरी या सेकेंडरी? ये प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी डेटा क्या होगा? उसके बारे में लिखी हुई कोई किताब, कोई पुस्तक मिली जो उस समय की नहीं है लेकिन बाद में किसी ने उस पर कोई शोध प्रबंध आपको मिला, तो वहां से इस तरह से आपने कुछ डेटा लिया तो वो सेकेंडरी डेटा हो। तो ये दोनों तरीके का जो डेटा आपके पास आ गया है ना। अब ऐसा नहीं, मैंने जैसा शुरू में कहा कि डेटा मिलने के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी समालोचना करना, उसका वैलिडेशन करना कि ये जो प्राप्त प्रदत्त है यह प्रदत्त वास्तव में वही है या नहीं जो होने का दावा कर रहा है। और जब तक इसकी समालोचना नहीं करते तब तक हम आगे की स्टेप पर नहीं जा सकते। इसलिए उसकी समालोचना और उसकी प्रामाणिकता को जांचना अत्यावश्यक हो जाता है। इसका कारण हम क्या करते हैं, क्योंकि यह आवश्यक है कि इसमें से प्रामाणिक प्रदत्तों को अलग करना और भ्रामक और अविश्वसनीय जानकारियों को, डेटा को अलग करना। जब दोनों प्रकार के डेटा को हम अलग अलग करेंगे, हाँ, हिस्टोरिकल मेथड में मतलब अभी उदाहरण के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी क्योंकि अवशेष अभी बच्चे नहीं है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो फिर हम उसको प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेंगे? क्योंकि बुक में बस हाँ, प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेंगे उसके दो तरीके हैं जिस पर मैं भी आगे आ रहा हूँ। दो प्रकार से हमें प्रामाणिकता की जांच करना होती है, दोनों प्रकार की हम चर्चा भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रामाणिकता जांचना जरूरी है और प्रामाणिक और अप्रामाणिक तथ्यों को अलग अलग करना आवश्यक है। अब कैसे करना, अगला प्रश्न जैसा आपने पूछा, तो उसके मैंने कहा कि दो तरीके। सबसे पहले उसकी जो हम समालोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, वो बाह्य और आंतरिक दो रूप में करेंगे। पहला होगा बाह्य समालोचना। बाह्य समालोचना में
उस मटेरियल के अंदर क्या विषय वस्तु है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम विषय वस्तु के बारे में अभी सोच ही नहीं रहे, उससे क्या अर्थ निकल रहा है उसका सोच ही नहीं रहे। बाह्य समालोचना में पहले हम ये जांचते हैं, जैसा मैंने पहले ही कहा, कि ये जिस काल का होने का दावा कर रहा है उस काल का है या नहीं, ये जिसकी रचना होने का दावा कर रहा है उसकी रचना है या नहीं, पहले तो यही जांचना होगा। जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा तब तक उससे निकलने वाले अर्थ का कोई महत्व नहीं है। तो पहली जो स्टेप होती है वो है बाह्य समालोचना। अब बाह्य समालोचना में जैसा मैंने कहा कि इसका उद्देश्य सामग्री की मौलिकता को जांचना है, सामग्री की ओरिजिनलिटी को, मौलिकता को जांचना और उसका परीक्षण करना, ये बाह्य समालोचना में होता है। इसमें सामग्री के बाहरी स्वरूप के आधार पर उसकी जांच की जाती है, आंतरिक विषय वस्तु के आधार पर नहीं, उसके बाहरी स्वरूप के आधार पर उसकी जांच की जाती है। इसमें उसके रचनाकार, उसका काल और जिस परिस्थिति का होने का दावा कर रहा है उस परिस्थिति की वो चीज है या नहीं, इसका परीक्षण हम करते हैं। अब यदि हमें बाह्य समालोचना करना है तो हमें क्या क्या अपने आप से प्रश्न करना होंगे जिसके आधार पर हम बाह्य समालोचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये एक प्रश्न मन में आएगा, हमें ये देखना होगा कि ये जो सामग्री है ये कब मिली, कहां मिली और किसे मिली। सबसे पहला प्रश्न बाह्य समालोचना में कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपको इन प्रश्नों का उत्तर खोजना ही आपकी बाह्य समालोचना हो जाएगी। आप प्रश्नों को चाहे तो नोट करते चले। पहला प्रश्न है कि ये सामग्री कब मिली, कहां मिली और किसे मिली। अब जैसे भास नाटक चक्र में किसे मिला, कहां मिला, कहां मिला, कहीं लिखा हुआ मिला, किसी गुफा में मिला क्या, किसी राज्य में मिला, ही साउथ में कहीं मिला है ना, केरला में मिला है। ठीक, तो कब मिला, कहां मिला, किसे मिला, तो ठीक। अब ये पहला प्रश्न, ये आपको एक बेसिक स्टार्ट करता है, ठीक है, कि हाँ ये काफी पहले मिल गया था, इन्हें मिला था। जिसको भी मिला है वो व्यक्ति वास्तव में वो चीज खोजने का अधिकारी था या नहीं था, या अधिकारी था वो उस विषय का विद्वान थे, उस विषय के जानकार थे, इसलिए उन्होंने उस चीज की परख की है। तो एक चलो प्रारंभिक पुष्टि उससे होती है। दूसरी चीज कि जो सामग्री है उसका लेखक कौन है। यदि वो रचना है कोई तो उसका लेखक होगा, कोई वस्तु है तो उसका कोई सर्जक होगा, रचयिता होगा। तो उसका लेखक या सर्जक कौन है। कोई ग्रंथ है, पांडुलिपि है तो हम लेखक ढूंढेंगे, कोई सामग्री मिल गई तो हम उसका रचयिता ढूंढेंगे। हो सकता है रचयिता व्यक्ति का नाम पता न चले लेकिन किस काल का हो सकता है, क्या है वो हम जानकारी लगा सकते, किस तरह का व्यक्ति हो सकता है वो भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी बाह्य समालोचना का एक महत्वपूर्ण अंश होता है। तीसरी जो चीज बाह्य समालोचना में आएगी वह है कि ये जो लेखक है, ये जो सामग्री है, ये उस लेखक या सर्जक का मौलिक काम है या प्रतिलिपि है। अब मौलिक कार्य और प्रतिलिपि कैसे क्लियर होगी। स्पष्ट है कि पहले के समय में क्या होता था कि कवि तो रचना करते थे जो राज्याश्रय में रहते थे और उनकी रचना की तो वो एक प्रति लिखते थे। मान लीजिए कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा तो क्या अभिज्ञान शाकुंतलम की 1000 कॉपी खुद बैठ के तैयार की होगी? नहीं की। किसने की होगी? तो कॉपी तैयार किसने की होगी? वो एक जाति विशेष है जिसका ये कार्य ही था प्रतिलिपि तैयार करना। कौन सी जाति? किसी को पता है? कायस्थ कहते हैं उसको। कायस्थ, कायस्थ एक जाति विशेष है। कायस्थ जाति का ये कार्य था लिखना। बाद में आप देखेंगे तो मुनीम और लाला और ये रोल में वो बाद में आए। चित्रगुप्त उनके वो होते हैं, चित्रगुप्त भगवान को वो विशेष रूप से पूजा करते हैं उनकी। तो वो जो कायस्थ समाज था, उस कायस्थ समाज का काम क्या था?
प्रतिलिपि तैयार करना। हिसाब राज्याश्रय में कवि ने कोई अच्छी रचना की है तो राजा ने आदेश दिया तो फिर वो समाज लिख करके उसकी कॉपीज तैयार कर, वो उनकी वृत्ति थी। और वो स्वयं इतने विद्वान हो जाते थे, उसको लिखते लिखते पढ़ते पढ़ते उनमें से कई लोग स्वयं इतने विद्वान हो जाते थे कि स्वयं बीच में 2 श्लोक की रचना करके जोड़ दिया। उनको लगा यहाँ एक चीज और आनी चाहिए। बाद में हम कहते हैं ये श्लोक तो प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त श्लोक कहां से आते हैं? उसका एक सोर्स वो भी एक है जो बीच में आ गया प्रक्षिप्त होकर के। ये प्रक्षिप्त होने का कारण इस तरह की प्रतिलिपियों को तैयार करते समय भी होता है, जिसको बाद में कि उस पांडुलिपि में मिल रहा है, इस पांडुलिपि में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जिसने वो लिपि प्रतिलिपि पांडुलिपि तैयार की उसने उसमें एड किया है। तो हम जब ऐतिहासिक अनुसंधान कर रहे हैं तो हमारे पास जो सामग्री है ये हमें कंफर्म करना होगा कि ये ओरिजिनल है या कॉपी है, क्योंकि यदि कॉपी है तो हो सकता है इसमें प्रक्षिप्त चीजें हो। यदि वो प्रक्षिप्त चीजें होंगी तो उससे हमारा निष्कर्ष प्रभावित होगा। इसलिए जो भी टेक्स्ट हमें मिला है उसकी मौलिकता को जांचना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भी बाह्य समालोचना के अंतर्गत हमें करना होता है। स्पष्ट है इतना? कोई इस पर प्रश्न नहीं है। अगली जो चीज हमें बाह्य समालोचना में देखना होगी वो है कि जो सामग्री है वो अपने पूरे स्वरूप में है या अधूरी है, पूर्ण है या आंशिक है। क्योंकि आंशिक होने से उसके संदर्भों को, उसके आगे पीछे के प्रसंगों के बिना उसका पूर्ण अर्थ निकालना कठिन हो जाएगा कि जो भी बात कही गई है वो किस संदर्भ में कही गई है। होता है ना आजकल कई बार वो वीडियो एडिट का कोई बयान किसी नेता का चला देते हैं, बाद में वो कहता है कि एडिट करके चलाया गया है, हाँ? तो मैंने इस प्रसंग में नहीं कहा था। तो ऐसे ही यदि सामग्री हमारे पास आंशिक आएगी, टुकड़े में आएगी, तो फिर उसके प्रसंग और संदर्भों को समझना कठिन होगा। इसलिए बाह्य समालोचना में हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि ये अपने आप में पूर्ण सामग्री है या नहीं है। एक और चीज हमें देखना है कि ये लेखक की कृति है या नहीं है। ये यदि हमें जानना है तो देखना होगा कि जिस भी लेखक की कृति हमने माना, हमने पहले ही देख लिया था ना कि ये लेखक किस लेखक की कृति है, किसकी कृति है, उसका यदि कोई अन्य कार्य उपलब्ध है, उसी के द्वारा रची हुई कोई अन्य पांडुलिपि या कोई अन्य चीज हमारे पास है, तो फिर हम देखेंगे कि वहां जो हस्तलिपि है और इसमें जो हस्तलिपि है वो समान है। हस्तलिपि में यदि समानता है तो एक ही व्यक्ति का दोनों कार्य है ऐसा कहा जा सकता है। यह आपको उसी लेखक की अन्य कृति उपलब्ध होने पर देखा आप उसकी तुलना कर सकते हैं। ये जिसका होने का दावा किया जा रहा है, जिस लेखक की, उस लेखक की कहीं और कोई कृति उपलब्ध थी जिस पर शोध हो चुका है, उसको प्रमाणित किया जा चुका है, उसकी हस्तलिपि से आप इसको मैच कर सकते हैं। तो केवल हस्तलिपि नहीं, उसके अंदर जिस प्रकार की शब्द रचना है, वर्ण रचना है, वर्ण विन्यास है, जिस प्रकार की व्याकरण है, जिस प्रकार के शब्द हैं, ठीक है, लिपि है, जिस लिपि में वो लिखी गई है, वो सारी चीजें भी लेखक से मैच कर रही है या नहीं, एक बार। दूसरी बात कि जिस काल का होने का दावा किया जा रहा है उस काल में ये वाली व्याकरण प्रचलित थी कि नहीं। मान लीजिए पाणिनि व्याकरण के आधार पर है, लेकिन आप कोई रचना है पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से पूरी शुद्ध है, लेकिन उसका दावा पाणिनि से भी पहले का होने का किया जा रहा हो कि नहीं, ये तो पहले की रचना है लेकिन वो पूरी लिखी गई है, उसमें पूरा पाणिनि को फॉलो कर रही है, तो फिर इसका मतलब पाणिनि के बाद की है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी हो सकती है, यहाँ एक और संशय होता है कि पाणिनि ने जब रचना की होगी अष्टाध्यायी की, तो क्या रचना करने के बाद आज जैसे सुविधा तो थी नहीं कि आज लिखा और 5 मिनट में सोशल मीडिया से पूरी दुनिया में फैल गया। तब तो पूरी दुनिया में उसको फैलने में समय लगता होगा, सैकड़ों साल लगते होंगे जब वो चीज लोगों तक पहुंचती होगी, रचती बसती होगी, कई परंपराएं उसमें लग जाती होंगी। तो वो परंपरा लगने का बीच का भी कोई काल होता होगा, हो सकता है उस काल की रचना हो,
तो वो भी हमें देखना होगा कि वो क्या, उसका जब काल पकड़ना है तो वो कुछ उसमें क्या कहते हैं उसका प्रभाव आ रहा है, कुछ उसमें प्रभाव नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो भी व्याकरण है, लिपि है, वर्ण विन्यास है, शब्दावली है, वो उस समय प्रचलित थी या नहीं थी, ये भी बाह्य समालोचना में देखने वाला, चिंतन करने वाला एक महत्वपूर्ण अंश है। यदि इस तरीके से हम देखेंगे तो फिर हम एक सामग्री के बारे में ठोस निर्णय ले सकते हैं। ये तो हमने भाषा व्याकरण इसकी दृष्टि से देखा। दूसरा, हम और आगे बढ़ते हैं तो जो वस्तुएं उसमें लगी हैं, जिस प्रकार के कागज पे वो लिखा गया है, जिस प्रकार के कपड़े पर यदि हो सकता है, या जिस प्रकार के पत्थर या धातु का प्रयोग उसमें किया गया है, वो या कोई स्याही मसी का प्रयोग उसमें किया गया है, या लकड़ी का प्रयोग किया, तो वो जो चीजें हैं, जिन चीजों से वो तैयार है, वो सुविधाएं उस समय थी या नहीं थी। क्योंकि हर चीज को आने का समय अलग अलग है। कौन सी धातु कब आई, उसका हिस्टोरिकल देखेंगे तो अलग अलग है कि इस काल में इसका प्रयोग हुआ, उस काल में उसका प्रयोग हुआ। ऐसा एक काल क्रम के अनुसार चीजों का वर्णन मिलता है, उससे वो मैच करता है कि नहीं। तो उसमें प्रयुक्त तो होने वाला मटेरियल जो है, उस मटेरियल को भी हमें क्या करना होगा, जांचना होगा कि ये उस काल का है या नहीं। अब कार्बन डेटिंग जैसी मेथड्स भी है ना, साइंटिफिक लोग तो कार्बन डेटिंग का यूज करके उसकी आयु निकाल लेते हैं वस्तु की, सामग्री की। हम भी वो कर सकते हैं, या हम अन्य तरीके से उसका अध्ययन करके भी देख सकते हैं। फिर जो अगला प्रश्न बाह्य समालोचना में हम ये पूछ सकते हैं कि जो सामग्री है, उस सामग्री के बारे में, सामग्री मैंने कहा ना कुछ भी हो सकती है, कोई स्थान भी हो सकता है, मंदिर भी हो सकता है, खंडहर भी हो सकता है, किताब भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, रचना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उस सामग्री के बारे में जो उस समय के अन्य ज्ञात तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, या अन्य सामग्री है जिन्होंने उस समय के बारे में लिखा है, अन्य जो अनुसंधान हुए हैं, उसमें कहीं इन चीजों का वर्णन आता है क्या? तो उसमें आता हो, यदि इस तरह की किसी चीज का कहीं कोई संकेत मिल रहा हो, वर्णन मिल रहा हो, तो उससे भी हमारी सामग्री की, हमारी प्राप्त सामग्री की पुष्टि होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राप्त सामग्री की, प्राप्त डेटा की एक बाह्य समालोचना कर सकते हैं। अभी बाह्य समालोचना स्पष्ट है, आंतरिक में फिर थोड़ा आगे आऊंगा। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्पष्ट, कोई संशय नहीं? ठीक। अब हम बाह्य समालोचना कर ली, हमने, हमें पता चल गया कि ये सामग्री उसी समय की है, उसी व्यक्ति की है, वो व्यक्ति भी उस समय था, उसी समय लिखा गया था, सब क्लियर हो गया। अब हम अगला स्टेप पे आएंगे। अब देखेंगे उसके अंदर जो विषय वस्तु लिखी है, अब हम उसकी समालोचना करेंगे, उसके अंदर के मटेरियल की समालोचना करेंगे। इसमें हम उसमें लिखी गई विषय वस्तु की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता जांचते हैं कि लिखी गई बातें विश्वसनीय है कि नहीं। हो सकता है उस समय लिखा हो लेकिन वो विश्वसनीय न हो, उसका कारण कुछ और हो सकता है, वो भी, उसके भी हम कुछ प्रश्न देखेंगे। एक उसकी प्रामाणिकता न होती, किसमें जांचते हैं ये हम? आंतरिक समालोचना में जांचते हैं। आंतरिक समालोचना, सामग्री में वर्णित विषय वस्तु की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता का परीक्षण करते हैं हम आंतरिक समालोचना। उस समय के तथ्यों का वेध प्रतिनिधित्व ये करती है या नहीं, इसका हम परीक्षण आंतरिक समालोचना में करते हैं। प्रतिनिधित्व तो करती है, लेकिन वैलिड वेध प्रतिनिधित्व, वेधता कब होती है? शायद कल सर ने बताया था, मूर्ति सर ने, रिलायबिलिटी वैलिडिटी की चर्चा कर रहे थे, मैं आया था। वेधता का मतलब अरे वेधता का सामान्य मतलब वेधता का अर्थ क्या है? विश्वसनीयता और वेधता का हाँ, थोड़ा ऊंचाई की
बिल्कुल, जिस उद्देश्य के लिए हम किसी उपकरण की रचना कर रहे हैं या जो भी हमने किया है, उस उद्देश्य को जिस हद तक वो मापता है उस हद तक वो वैलिड होता है ना। तो वैसे ही कि जब कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है उस समय का, तो उस समय का जो प्रतिनिधित्व है वो वेद है या नहीं, वो किस हद तक उस समय की वास्तविक बातों का प्रतिनिधित्व सामग्री हमारी कर रही है, वो हमें देखना है। इसलिए वो उसकी वेदता हुई। ठीक, तो वेद प्रतिनिधित्व का परीक्षण भी हम आंतरिक समालोचना के द्वारा करते हैं। अगली बात कि आंतरिक समालोचना में यह भी हो सकता है कि स्रोत विश्वसनीय है, कहने वाला व्यक्ति विश्वसनीय है, उस समय था, लेकिन उसने जो बातें कही हैं वो भ्रामक हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं या पक्षपात पूर्ण हो सकती है। व्यक्ति उस काल में था लेकिन उसकी कही हुई बात पक्षपात पूर्ण हो सकती है, वो भी हमें जांचना होगा। और वो भी जांच हम किस में करेंगे? आंतरिक समालोचना प्रदत्त की करते समय करेंगे। लेखक या रचनाकार की दक्षता, उसकी जानकारी, उसकी स्मरण शक्ति, वो किसी लालच दबाव से ग्रस्त तो नहीं था, ये सब हम कहां देखेंगे? आंतरिक समालोचना में देखेंगे, जिसके आधार पर हम उसमें लिखी हुई बात की समीक्षा करेंगे। तो आंतरिक समालोचना भी बड़ा एक महत्वपूर्ण चरण है ऐतिहासिक शोध का। ये कब होगा? बाह्य समालोचना के पश्चात। पहले बाह्य समालोचना करना है, फिर आंतरिक समालोचना करना है। तो जैसे हमने आंतरिक समालोचना के लिए कुछ प्रश्न चर्चा की है ना, कि आंतरिक समालोचना बाह्य समालोचना के कुछ प्रश्न हमने देखे कि ये प्रश्न पूछ सकते हैं, वैसे आंतरिक समालोचना में भी कुछ प्रश्न हो सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला प्रश्न हम क्या पूछ सकते हैं? इसमें सबसे पहला प्रश्न होगा आंतरिक समालोचना में कि प्रयुक्त शब्द जो है सामग्री में, उनका अर्थ क्या है? सिंपल पहली स्टेप होती है उसका अर्थ निकालना, अर्थ ढूंढना। तो किसी और लिपि में हो सकता है ना, पांडुलिपि में तो पूरी वो कोलेशन की प्रोसेस करना होती है। यदि हम मैन्युस्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं या मैन्युस्क्रिप्ट पे नहीं भी कर रहे हैं, नॉर्मल हमें कोई डेटा मिला है, नॉर्मल कोई अभिलेख मिला है, तो भी उस अभिलेख का अर्थ निकालना है। एक अर्थ है या एक से अधिक अर्थ है, वो भी हमें देखना होगा कि उसके कितने अर्थ निकल रहे हैं। तो वो अर्थ निकालना पहले स्टेप। फिर जो अर्थ निकला वो अर्थ विश्वास योग्य है या नहीं, दूसरा प्रश्न कि प्राप्त अर्थ विश्वास योग्य है या नहीं है। कई बार कवि अपनी कल्पनाओं में कोई बात कह देता है, लेकिन वो वास्तव में व्यवहार में देखें तो असंभव सी लगती है। ठीक है ना? जैसे एक हिंदी तो समझते ही है लगभग सभी, शिवाजी पर एक हिंदी के कवि हुए भूषण, सुना है नाम भूषण का? भूषण कवि की 2-3 रचनाएं हैं, शिवा बावनी और छत्रसाल दशकम, छत्रसाल और शिवाजी पर उन्होंने लिखा है। अब जब वो लिखते हैं तो वो जिस तरह से कहते हैं, शिवाजी वो छत्रसाल की बर्छी की बात करते हैं या शिवाजी की बात करते हैं, तो वो जिस तरह से कहते हैं कि जैसे एक कविता का पद्य में सुना के बताऊंगा कि निकसतम म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयानंद के जालक हो, है कि वो मयूख निकसतम म्यान से जब निकल रही है, क्या छत्रसाल महाराज की कटार की बात कर रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि सूरज निकल गया। तो निकसतम म्यानते मयूख प्रलय भानु जैसी फारे तम तोम से गयानंद के जालक हो, लागत लपटी कंठ बैरी न के नागी नसी रुद्र ही रिझावे देते मुंडन की मालक को, कि रुद्र को रिझा रही है धड़ धड़ मुंडन की माला दे करके काट कर। तो ये है, ये अतिशयोक्ति है। आपको मिल गया उस समय का कि 400 साल पुराना 300 साल पुराना है, ऐतिहासिक अनुसंधान आप कर रहे हैं और उसके आधार पे आपने निष्कर्ष लिख दिया, तो क्या प्रामाणिक होगा? नहीं। तो अर्थ तो निकल गया, लेकिन अर्थ विश्वास योग्य नहीं है। तो ऐसे ही कौन सी चीज का अर्थ हमें मानना है, उस काल का हो सकता है, लेकिन वो विश्वास योग्य है या
नहीं, ये हमें ध्यान में रखना होगा। एक राजा भी है ऐसा है कि वो उन लोगों का क्रूरता को प्रशंसा रूप में लिख के भी आज है। हाँ, तो वो हम अभी देख लिया तो वो बहुत अच्छा है ऐसा सोचते हैं। अभी ऐसा लगता है कि अच्छा हो सकता है कि लिखने वाला कोई उसका अपना हो, वो भी आगे बात करूंगा मैं, अगला प्रश्न वो भी है, ठीक है। फिर लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका चरित्र व्यक्तित्व प्रतिष्ठा कैसी थी, ये अगला प्रश्न है कि लेखक का चरित्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा कैसी थी, है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ लिखा है तो उसकी बात हमें किस दृष्टि से लेना है, या अन्य किसी ने लिखा है तो किस दृष्टि से लेना है, सबके अपने अपने आग्रह पूर्वाग्रह अपने अपने लेखों में होंगे। शोधकर्ता को तो सभी डेटा से एक समान जानकारी और निष्पक्ष जानकारी सामने लाना होती है, इसलिए लेखक का चरित्र व्यक्तित्व प्रतिष्ठा देखना भी महत्वपूर्ण होता है। फिर अगला कि लेखक की योग्यता, रुचि और क्षमताएं कितनी थी। चरित्र अच्छा था, सब था, लेकिन क्षमता नहीं थी, उसके नाम से चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो है ना, कई बार देख करके कुछ और नजर आता है और उसकी चीज देख करके कुछ और नजर आता है, ठीक है। तो लेखक का चरित्र, उसकी क्षमता, योग्यता और रुचि किस प्रकार की थी, ये भी हमें देखना होगा, उसकी क्षमताएं समझना होगी। फिर अगला प्रश्न ये इसमें पूछना चाहिए आंतरिक समालोचना में कि जिसने भी इसको लिखा है उसने वो घटना स्वयं देखी थी या किसी और से सुनी। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि वो स्वयं प्रत्यक्षदर्शी था उस घटना का, या सुनी सुनाई बातों के आधार पर उसने रचना की है। वो समय वहां जब घटना घट रही वहां मौजूद था या नहीं, इससे उसमें वर्णित विषयों के प्रामाणिकता परिवर्तित हो जाएगी। ठीक है, स्पष्ट है कि स्वयं देखी थी या सुन करके। अच्छा, स्वयं देखी थी मान लीजिए, तो जब देखी तभी लिख दिया या बहुत दिनों बाद लिखा, ये अगला प्रश्न कि घटना घटने के कितने समय बाद उसका वर्णन लिखा। उससे भी कई बार क्या होता है कि आप बहुत दिनों बाद किसी बात को कहते हैं तो उसको कुछ प्लस माइनस कर लेते हैं, है ना। 5-10 साल बाद आपसे कोई बात कहानी सुनाने को कहेगा अपनी साथ घटी हुई, हो सकता है एक चीज आप उसमें प्लस कर दें या बहुत सारी चीजें छोड़ दें, तो प्लस माइनस आपका हो जाता है समय के साथ साथ। तो वो भी हमें आंतरिक समालोचना में देखना है कि लेखक ने घटना घटने के कितने समय बाद उस वर्णन को लिखा है। इससे भी विषय वस्तु की प्रामाणिकता पता चलती है। फिर मान लीजिए समय के बाद ही लिखा, चलिए ऐसा मान लेते हैं, तो फिर अगला प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि जो उसने लिखा वो अपनी टिप्पणियों के आधार पर लिखा या स्मृति के आधार पर लिखा, नोट्स के आधार पर लिखा या मेमोरी के आधार पर लिखा। अगला प्रश्न ये होगा, टिप्पणियों के आधार पर लिखा तो टिप्पणियां उसी समय ली होती हैं जब घटना घट रही है, वो ज्यादा प्रामाणिक होगी क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज के उसने नोट्स बना लिए होंगे। लेकिन स्मृति के आधार पर बहुत समय बाद लिख रहा है तो जैसा मैंने कहा कि प्लस माइनस होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन नोट्स के आधार पर लिखने से प्लस माइनस होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है आंतरिक समालोचना में कि किस आधार पर डेटा को लेखक ने लिखा, ये हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है कि जो घटना घटी उसको देखने के लिए, समझने के लिए वो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ था कि नहीं, सक्षम था कि नहीं, जिसके बारे में वो लिख रहा है
उसको देखने और उस घटना की समझ उसकी है या नहीं, उसको समझने के लिए उसको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ सक्षम होना जरूरी है। वरना युद्ध का वर्णन कर रहा है और स्वयं अंधा था, है ना, और आप उसका बिल्कुल उसके द्वारा लिखे हुए युद्ध का एक एक वर्णन आप मान रहे हो रिसर्च में। कैसे मान सकते हो? छोटे छोटे वर्णन जो सूक्ष्म वर्णन किए होंगे वो तो उसकी कल्पनाएं भी हो सकती हैं। तो उसकी शारीरिक स्थिति कैसी थी, मानसिक स्थिति कैसी थी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उसके द्वारा दी गई सामग्री की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता को परखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिर लिखने वाला किसी दबाव, लालच या भय से ग्रस्त था क्या? हो सकता है कि तलवार रख के लिखवाया हो गले पर। चलो संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत के पंडित जी हैं, रखा गले पे तलवार किसी मुगल सरदार ने और उसका लिखो मेरी प्रशस्ति, हाँ लिख दी, ठीक है। तो किस स्थिति में लिखा है उसने? किसी दबाव के कारण लिखा है, किसी भय के कारण लिखा है, या पैसे देके लिखवाया है? ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग, है ना, लालच में भी लिखते थे। कहीं आपको अभी बीच में स्वतंत्रता संग्राम में संस्कृत का बड़ा चला था, तो उसमें जब देखा हमारे निदेशक जो है अग्रज हमारे, वो इस पर ग्रंथ लिखे, हमने उनसे कहा, मैंने कहा जितना आप इसमें लिख रहे हैं बहुत सारा तो ऐसा है जो अंग्रेजों की तारीफ में लिखा गया है, तो क्यों विक्टोरिया शतकम, तो ये सारा तो सारे संस्कृत के विद्वान के अंग्रेजों की, सारे नहीं लेकिन प्राय अधिकतर विद्वान तो अंग्रेजों की तारीफ में लगे थे, और जो जो लगे थे उनको किसी को सर की उपाधि, तो किसी को कुछ उपाधि, तो किसी को कोई पुरस्कार, सब मिला है, और उसको हम बिल्कुल पढ़ते हैं, हा? सारी चीज। तो क्या लालच के कारण लिखा? Examples, textbooks also, like Akbar, Babur, we are reading. टेक्स्ट बुक्स भी बिल्कुल उसी तरीके से। तो लालच के कारण, भय के कारण लिखा, ये हमें अपने अनुसंधान से प्रमाणित करना, क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन जब हमारी रिसर्च बोलेगी, हमारा अनुसंधान इन चीजों को कहेगा, तो समाज को वो चीज मानना होगी, शासन को भी वो चीज स्वीकार करना होगी, उस तरह के अनुसंधानों की मात्रा बढ़ानी होगी। वरना भाषण तो बहुत लोग देते हैं। हाँ, तत्तु इदानीमेव यत् गायामः तत्तु अपूर्णमस्ति, तस्य पूर्णस्वरूपं बहु बृहदस्ति, पठितमस्ति पूर्णं मया, तदपि प्रशस्तिमध्ये लिखितं, तदेव, किन्तु तत्र भिन्न भिन्न कारणं। तत्र कौन सा पुरस्कार मिला था इनके रचयिता को? नोबेल, जनगण मन के रचयिता को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। वो किस लिए मिला है ना, वो तो परिस्थितियों का निर्माण किया जाता है ना। तो खैर वो सारी चीजों में हमें नहीं पढ़ना, वो खैर विवाद का विषय है, उसमें नहीं जाना। हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि दबाव, भय या लालच से तो नहीं लिखा। तो जो भी सामग्री का हम अध्ययन कर रहे हैं ऐतिहासिक में, वो किसी लालच, भय या दबाव से लिखी हुई तो नहीं थी। अच्छा, अगला कि लेखक का किसी पक्ष विशेष के प्रति झुकाव या नाराजगी तो नहीं थी। दोनों हो सकता है, किसी का समर्थक हो सकता है या किसी का विरोधी हो सकता है। तो उससे भी उसकी कही हुई बात की प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि झुकाव तो नहीं था किसी के प्रति, या किसी के प्रति उसकी नाराजगी तो नहीं थी। तो झुकाव और नाराजगी ये भी हमें देखना होगा। अगला जो है कि क्या उसका उद्देश्य किसी का प्रशस्ति ज्ञान करना था, या किसी के आज्ञा पालन में लिखा था। राजा के दरबार में काम कर रहे हैं, तो महाराज ने कहा तो महाराज के विषय में तो लिखना ही लिखना है। कहीं तो ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग लिखते थे और महाराज के नाम से छपता था,
ये भी पॉसिबिलिटीज है ना। कई ऐसे रचनाकार आते हैं कि उन्होंने सैकड़ों ग्रंथ लिखे, लेकिन उसमें हो सकता है उसमें से राजा थे वो लोग, उनको इतने सब युद्ध लड़ने के साथ साथ सैकड़ों ग्रंथों की रचनाएं भी की, तो हो सकता है उन्होंने गाइड किया हो और एक टीम ने उनकी रचनाएं की। तो कई सारे ऐसे कयास हमें ऐतिहासिक अनुसंधान के दौरान ऐसे प्रश्नों के उत्तर खोजना होंगे, तब हम उसमें लिखी हुई सामग्री के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के आधार पर हम आंतरिक समालोचना करते हैं। यहाँ दोनों तरह की समालोचना मैंने बताई। विषय जो सामग्री है उसके बाह्य स्वरूप के आधार पर बाह्य समालोचना, और उसकी विषय वस्तु और लेखक के आधार पर उसकी आंतरिक समालोचना। ये समालोचना करने के बाद ही हम अगले स्टेप पर, या जो डेटा हमें मिला है उससे हम किसी अर्थ को निकालने के क्रम में आगे बढ़ सकते हैं। ये तो क्वालिटेटिव वे की अभी हम बात कर रहे हैं, जो भी बात हम कर रहे हैं उसी तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न? दोनों प्रकार के। हाँ, वो जो लेखक हैं किस परिस्थिति में लिखा है, तो उस समय लिखा है, उस समय उसको भय था या फिर दबाव था या फिर खुद उसका वर्णन करना चाहता है, उसका अनुमान हम कैसे लगाएं? जैसे एक हुमायूं नामा एक ग्रंथ है, किसने लिखा है? हुमायूं नामा, हुमायूं के बारे में वर्णन, तो गुलबदन बेगम ने लिखा है। अब गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं की बहन थी। तो बहन ने भाई के बारे में लिखा है, तो भाई के बारे में लिखा है तो स्वाभाविक है कि भाई की तारीफ उसमें होगी। तो वहां पर हुमायूं नामा की प्रामाणिकता कम हो जाती है। उसमें लिखी हुई विषय वस्तु की, हुमायूं के बारे में जो तारीफें लिखी हैं उनकी प्रामाणिकता स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिक कम हो जाए। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? अकबर के दरबारी। अकबर के नवरत्न जिसको कहता था, विक्रमादित्य के नवरत्न की कॉपी में है ना, अकबर के दरबारी थे। तो दरबारी थे, तो दरबारी ने अपने स्वामी के बारे में लिखा है तो तुम अर्कस तुम सोमस तुम ना, तो लिखा ही होगा, स्वाभाविक है। हा? तो वो चीजें लिखने वाले का उससे क्या रिश्ता था, ये यदि स्पष्ट हो जाता है तो बहुत सारी बातें, उस दबाव था या लालच था, या महाराणा प्रताप के किसी राजकवि ने कोई चीज अकबर के बारे में लिखी, महाराणा प्रताप के बारे में लिखी होगी तो उसमें वो पक्ष आएगा, और अकबर के बारे में लिखी होगी तो स्वाभाविक है वो शत्रु थे। हो सकता है उन्होंने भी बड़ा चढ़ा के लिखा। तो शोधकर्ता को तो दोनों में से मध्यम मार्ग निकालना है। आप पीछे कुछ पूछ रहे थे? यही प्रश्न था। अच्छा, यही था। अच्छा, मैक्स मुलर भी उसको बिब्लिकल लेटर्स में वो लिखा हुआ है कि मैं इसलिए मैं ऐसा भारत जा रहा हूँ, तो मतलब भारत का जो है वो उसको मैं नाश करने के लिए ही मैं जा रहा हूँ, ऐसा उस लेटर से ही हमको पता चला है। बिल्कुल, हम मैक्स मुलर अभी भी वो बहुत मोक्ष मुलर ऐसा मानते हैं। हाँ। निष्पक्षतापूर्वक लिखा गया है, ये ऑथेंटिक से कैसे प्रमाण है? ये यही सामग्री किसी थर्ड पार्टी ने लिखा है। थर्ड पार्टी वैलिडेशन होता है ना कई बार, कि न तो पक्ष है ना विपक्ष है, थर्ड पार्टी है ना। उस समय के किसी निष्पक्ष व्यक्ति ने लिखा है कि जो न उसके दरबार में था, न उसका शत्रु था, न उसका स्नेही था, सामान्य व्यक्ति था, है ना, या उसी तरह के काम करता था, उन्होंने कोई बात कही, या वो सामग्री लेखन में नहीं है लेकिन जो वस्तुएं मिल रही है, वस्तुएं तो निष्पक्ष होंगी, वस्तु के निर्माण में तो कुछ हो सकता है। हाँ, मूर्ति में हो सकता है दर्शाई हुई भाव भंगिमाएं अलग प्रकार की हो, लेकिन जैसे एक किसका नाम है, कहीं अभी मैंने पढ़ा था, ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो एक संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विल्सन क्या नाम है, विल्किंसन क्या नाम है, तो वहां पर एक चित्र बना हुआ है। उस चित्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कोई ग्रंथ पे बड़ा ग्रंथ है, उस ग्रंथ पे चित्र बना है। उसमें बना है कि वो काशी के पंडित सारे इससे बैठे हुए हैं
और छड़ी लेकर के कुर्सी पे वो अंग्रेज, हाँ विंटरनेल्स, छड़ी लेकर के वो पढ़ा रहे पंडितों, क्योंकि स्थिति इसकी उल्टी थी कि उनको संस्कृत पढ़ना थी, तो वो वहां के विद्वानों के पास गए, उनकी चरण में बैठ करके उन्होंने पढ़ा, उनको दक्षिणादि पैसा दिया वो अलग विषय है, लेकिन उनसे पढ़ा, सीखा, और ऐसा सीखा, इतना सीखा कि फिर उनको लालच दे करके, समझ करके अपने जो ग्रंथ हैं उनके संप्रदाय के, उसको भी संस्कृत शैली में लिखवाया। ओल्ड टेस्टामेंट जैसे ग्रंथों को भी संस्कृत ट्रांसलेशन करवाया उन पंडितों, और फिर वो ईसा, ईश, ईश्वर, वो सारी चीजों में समानता का एक चीजें सामने लाई। लेकिन उसको कैसा दिखाया हुआ है ऑक्सफोर्ड में कि वो जाकर के भारत के अनपढ़ लोगों को डंडे से छड़ी के बल पर पढ़ा रहे हैं, और अनपढ़ लोग कौन है? संस्कृत के विद्वान बैठे हुए सामने। तो उस पर उन्होंने तो काम कर लिया, लेकिन हमें काम हिस्टोरिकल रिसर्च में जाएंगे तो हमें उस तरह के काम को समझना पड़ेगा। अब उसको यदि वो करना है, आपको डिनाई करना है, तो भाषण से डिनाई नहीं करना होगा, रिसर्च से करना होगा, अनुसंधान करके उसको गलत साबित करना होगा। और वो काम तो आप ही लोग शोध छात्र ही, हम संस्कृत वाले ही कर सकते हैं, लेकिन हम बस उसमें सीमित रह जाते हैं कि इस जिले का नाम बदल के वो जिला करके अपना अनुसंधान पूरा कर ले कि पश्चिमी मिदनापुर को दक्षिणी दिनाजपुर करके, ठीक है, कैसे बाकी सेम टॉपिक हो जाए, संस्कृतम प्रति शिक्षकाणाम अभिवृद्धि अध्ययनम, जॉब सेटिस्फेक्शन, और बस यही। हम उस ज्यादा झंझट में पढ़ना नहीं चाहते जिससे कुछ वो हो, जल्दी से डिग्री खत्म हो, जल्दी से डेटा कलेक्शन हो, एनालिसिस का काम खत्म हो। खैर, तो इस तरह के आंतरिक समालोचना, तो बाह्य और आंतरिक समालोचना ये दो चीजें हैं। इसके बाद जब दोनों प्रकार की समालोचना हम कर लेते हैं, तो फिर हम साक्ष्यों की व्याख्या करते हैं। अब हमारे पास साक्ष्य आ गए, हमने उनकी आलोचना करके छांट लिए, ये प्रामाणिक है या प्रामाणिक है, ये अर्थ है, ये दबावग्रस्त है, पक्षपातपूर्ण है, ये पक्षपात रहित है, इस तरह का सारा डेटा हमारे पास आ गया है। अब हमारी अगली स्टेप क्या होगी? उससे अर्थ निकालने की, उसका व्याख्या करने की। तो उस स्टेप में हम क्या करेंगे? यहां पर हमारी व्याख्या का आधार क्या होगा? हमारे शोध प्रश्न होंगे जो हमने बनाए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि बाकी प्रक्रियाएं तो अन्य अनुसंधानों की तरह ही होती है। क्वालिटेटिव है तो आपने रिसर्च क्वेश्चंस बनाए होंगे, क्वांटिटेटिव है तो आपने हाइपोथेसिस बनाई होगी। या क्वालिटेटिव की बात हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे? रिसर्च क्वेश्चंस जो आपके हैं उसके आधार पर आप समालोचना करेंगे, क्योंकि डेटा भी जो आपने कलेक्ट किया है वो भी आपने रिसर्च क्वेश्चंस के ध्यान में रखकर ही डेटा कलेक्ट किया है, और उसी की आपने दोनों प्रकार की समालोचनाएं की है। अब आप उसके आधार पर समालोचना करते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं इन विषय में जो हमें प्राप्त अर्थ है इसमें उनका उत्तर कहां तक निहित है। ये काम बड़ा जटिल है, ये भी समय साध्य है। हमने कहा ना क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा कठिन है क्वांटिटेटिव रिसर्च की तुलना में, यदि उसे ठीक तरीके से किया जाए। अन्यथा 300 पेज, 200 पेज, 250 पेज लिखना है, बस इतना ही लोग सोचते हैं। लेकिन यदि विधि पूर्वक किया जाए तो ज्यादा कठिन है। इसलिए शास्त्र के भी जो लोग अनुसंधान शास्त्र में भी करते हैं वहां भी इन क्वालिटेटिव टेक्निक्स का प्रयोग हो सकता है। शास्त्रीय अनुसंधानों में भी वहां भी इनका प्रयोग नहीं हो सकता ऐसे नहीं, वहां भी उनको भी गुणात्मक शोध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। उससे वहां की बातों को भी और ज्यादा प्रामाणिकता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं। खैर, तो जैसा मैंने कहा कि साक्ष्यों की प्रकृति विशिष्ट है, चूंकि जो भी डेटा है, साक्ष्य, प्रमाण है, वो विशिष्ट प्रकृति के हैं। कोई सामग्री है तो उसकी कार्बन डेटिंग निकालना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, एक भीमबेटका करके स्थान है, नाम सुना है ना? यूनेस्को ने उसको अभी विश्व धरोहर में भी उसको
अपने अंडर में लिया हुआ है अभी यूनेस्को ने भीमबेटका को। आज से 60-70 साल पहले वो स्थान नहीं था। एक ट्रेन रुकी वहां पर जंगल में, बुधनी के जंगल है, जंगलों में वो ट्रेन रुक गई, खराब हो गई, जो भी है कुछ कारण होगा। तो उसमें एक रिसर्चर बैठे हुए थे, शोधकर्ता बैठे हुए थे, उनका नाम था वाकड़कर, सरनेम था उनका वाकणकर। उन्होंने सरस्वती नदी का मार्ग खोजा है भारत में, वाकणकर जी ने। तो जब वो रुक गई ट्रेन तो वो उतर गए, उनको पहाड़ दिखे, अच्छा लगा, उतर गए। वहां गए तो पहाड़ों के नीचे वो शैलाश्रय बने हुए हैं। शैलाश्रय मतलब वो रॉक शेल्टर्स बने हुए हैं, है ना, कि पत्थर ऐसे हो गए, नीचे कुछ उसमें खड़े रहने की जगह। अब उसमें उनको कुछ चित्र दिखे। अब वहां वो इतना रम गए कि फिर वो ट्रेन तो कब आई गई, वो 6 महीने वहां से निकले नहीं। वही वनवासियों के जो आसपास की जनजातियां थी, वही खाना पीना और दिन भर उसी का अध्ययन करना। और जब वो अध्ययन करके निकले तो पता चला कि वहां जो चित्र बने हैं उसमें से एक चित्र जो है वो 10 लाख साल पुराना है। तो 10,000 साल से 10 लाख साल पुराने चित्र उन रॉक शेल्टर्स में बने हुए हैं। और जो पुराने चित्र हैं वो चित्र कह रहे हैं कि उस समय हाथी के ऊपर मनुष्य बैठा हुआ है, मतलब पशुओं को उसने अपने अंडर में कर लिया था। नृत्य चल रहे हैं, नृत्य की मुद्रा में कुछ जनजातियां उस पे चित्र में बनी हुई है। तो जो पूरा इतिहास हमें पढ़ाया जाता है कि पूरा पाषाण काल, तो ये काल, तो वो काल, वो सारा इतिहास धराशायी हो जाता है केवल उस भीमबेटका में मिले हुए चित्रों से। उसको रीराइट करने की पूरी जरूरत हो जाती है केवल एक जगह, और ये 60-70 साल पहले वो मिले हैं जो पूरा का पूरे हिस्ट्री को चेंज कर सकते। इसलिए अभी उसको यूनेस्को ने अपने अंडर में लिया हुआ है। तो छोटी सी चीज है, एक चित्र ही मिले हैं, ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 15-20 रॉक शेल्टर्स हैं। उन 20 रॉक शेल्टर्स के द्वारा पूरे विश्व के इतिहास में परिवर्तन, तो ऐतिहासिक अनुसंधान का इतना ज्यादा महत्व होता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों को जांचना उसकी प्रकृति के कारण कठिन काम, इसलिए इसमें जो हम व्याख्या जब कर रहे हैं तो बड़ा कठिन हो जाता है इसकी व्याख्या करना। इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो मैंने कहा टाइम टेकिंग भी है और समय साध्य भी है, और अत्यंत परिश्रम और धैर्य से, धीरज के साथ, जल्दबाजी नहीं कि मेरा डिग्री का या प्री सबमिशन का टाइम निकला जा रहा है ना, धीरज के साथ इस तरह के अनुसंधान किए जाते हैं। यदि जल्दबाजी है तो फिर इस तरह के अनुसंधान संभव नहीं होते हैं, या उसके साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं। उसके साथ न्याय करना है तो फिर आपको समय देना होगा। व्याख्या करते समय छोटे छोटे विषयों का निरीक्षण, उसके अंदर जितनी भी सामग्री, उसके हर छोटे से छोटे अंश का हमें निरीक्षण परीक्षण करना होता है, और उसके महत्व को पहचान कर उसकी सांदर्भिकता का उल्लेख करना होता है। छोटी सी चीज को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी चीज भी पूरी की पूरी दिशा बदल सकती है। जैसे मैंने कहा कि छोटा सा चित्र मिला, चाहते तो ठीक है बना होगा कुछ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि खुले में प्रकृति में 10 लाख साल पहले से रंग थे जो आज तक टिके हुए हैं। कार्बन डेटिंग साई निकली है। कौन सी केमिस्ट्री थी कि उस तरह के रंग आज भी है। उनका इतिहास बदलना तो एक बात है, केमिस्ट्री भी देख लो, कल्चर भी देख लो, संस्कृति भी देख लो, सामाजिकता भी देख लो, समाजशास्त्र भी देख लो, केवल एक चित्र के द्वारा सारी चीजें सामने आ गई। तो वाकणकर जी का शोध है, खैर उनका बात अब तो रहे नहीं, अभी होते तो कम से कम वो 110 साल से ऊपर के होते, 110-115 साल के। एक शोध संस्थान है, कभी आपका उज्जैन जाना हो तो वाकणकर शोध संस्थान, वहां आप जाएंगे तो उनके द्वारा किए हुए कामों का एक वो है। बाकी भारत सरकार तो उस पर काम कर ही रही है। सरस्वती नदी को लेकर के भी जो भारत सरकार का प्रोजेक्ट है वो भी पूरा वाकणकर जी के रिसर्च पर बेस्ड है। महाराष्ट्र मूल के वो थे। अगला, जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे विषयों को का महत्व देखना, उसकी सांदर्भिकता को पहचानना, उसकी सांदर्भिकता का उल्लेख करना, और उसके बाद अगला स्टेप होता है उनमें तारतम्य बैठाना।
तारतम्य बिठाना अर्थात क्रमबद्ध उनको करना, उनमें क्रमबद्धता लाना। जब तक हम क्रमबद्धता नहीं लाएंगे, तारतम्यता नहीं बैठाएंगे, तब तक उसका कोई वो नहीं है। फिर उस घटना को जिसका हमने अध्ययन किया है, उससे पहले घटित हुई घटनाओं और उसके बाद घटित हुई घटनाओं से जोड़ना, इसका भी हम स्टडी कर रहे हैं ऐतिहासिक अनुसंधान में। उससे पहले की कुछ घटनाएं ज्ञात हो सकती हैं, उससे बाद की घटनाएं ज्ञात हो सकती हैं। अब ये देखना कि इस घटना पर पहले की घटनाओं से उसको जोड़ना, उसके प्रभाव कुछ था क्या, या आगे जो भी उसके बाद में जो भी घटित हुआ है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा क्या। तो वो एक क्रम हमें अपनी व्याख्या के दौरान करना होता है ऐतिहासिक अनुसंधान में, उस क्रम से उसको जोड़ना होता है। फिर हम परिस्थिति का अनुमान लगाते हैं कि किस परिस्थिति के कारण वो घटना घटित हुई है। व्याख्या करते समय अगला काम होता है उस घटना के घटित होने की परिस्थिति का अनुमान लगाना। अनुमान साक्ष्यों के आधार पर ही लगाएंगे, ठीक है। तो व्याख्या के अंदर कई सारी चीजें होगी, तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना, उनकी सांदर्भिकता का उल्लेख करना, उनके महत्व का उल्लेख करना, उन छोटे छोटे अंशों को आपस में क्रमबद्ध करके जोड़ना, और जोड़ने के साथ साथ उस पूरे जोड़ करके जब एक घटना का स्वरूप आया तो उसको उसकी अगली पिछली घटनाओं से जोड़ना जो उसके आगे पीछे हुई है, और फिर वो घटना क्यों घटित हुई होगी उसके बारे में भी एक अनुमान लगाना। ये हमारी व्याख्या के अंदर ये स्टेप्स हो सकती है, अनुमान लगाना कि और कि ये घटना के घटित होने के पीछे क्या उत्तरदायित्व था। यहाँ पर उसके अंदर समानता असमानता सारी चीजों पर ध्यान जरूरत होती है। ये कुछ अंश मैंने व्याख्या के आपको बताए। इसमें कोई प्रश्न जिज्ञासा? अभी तक पूरा जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान, कुछ लोग शुरू से थे, कुछ लोग बीच में आए, कुछ लोग एंड में आए, तो शुरू वाले, बीच वाले, एंड वाले, जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो। हाँ, स्पष्ट है? दिमाग में स्पष्ट है, दिमाग से स्पष्ट है? स्पष्ट मतलब साफ भी होता है ना, साफ हो जाना है। दिमाग में स्पष्ट हो गया, साफ हो गया, दिमाग से साफ हो गया। है? तो कहाँ स्पष्ट है? ठीक है, कोई वो नहीं। ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कहूंगा मैं कि इस 1 घंटे के अंदर आप कर लेंगे, लेकिन हाँ एक ओरिएंटेशन उसके बारे में आपको हुआ है, वो और ज्यादा स्टडी करेंगे तो और चीजों पे जा सकते हैं। ये क्वालिटेटिव वे में हमने ऐतिहासिक अनुसंधान को देखा। इसके बारे में कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछें, नहीं तो फिर हम अगले विषय पे भी बढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो हमने शुरू में ही कहा कि ये दोनों हो सकता है। क्वालिटेटिव अभी जो हमने पढ़ा ये क्वालिटेटिव वे में पढ़ा, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, लेकिन क्वांटिटेटिव कब होगा अभी मैंने बताया था, जो लोग थे उस समय बताइए क्वांटिटेटिव कब होगा। जो दत्तांश मिलेंगे उसके आधार पर। हाँ, कि दत्तांश जैसे उदाहरण दीजिए क्वांटिटेटिव का। स्वाधीनता के बाद जो रिसर्च होता है उसमें आएगा संख्यात्मक हिसाब से क्या दत्तांश मिलेगा, उसमें से हम कर सकते हैं। इधर कोई कुछ बोल रहा था, आवाज आई थी नहीं? ठीक। दत्तांश के स्वरूप के आधार पर, जैसे मैंने कहा कि आप विषय ऐसा ले रहे हैं जो पूरा संख्यात्मक है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का ही किस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या क्या ट्रेंड रहा, आपको जनसंख्या का देखना है तो भी आपको पूरा संख्यात्मक रिसर्च करना होगी। और पिछले 100 सालों का 200 सालों का जनसंख्या वृद्धि का आप देखना चाह रहे हो, या अभी नहीं आप केवल 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि के ट्रेंड की स्टडी करना चाह रहे हो, ऐतिहासिक अनुसंधान होगा। लेकिन वो किस तरीके से किया जाएगा? ऐतिहासिक अनुसंधान करते हुए संख्यात्मक प्रयोग हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि
कोठारी कमीशन था। कोठारी कमीशन ने कहा कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे व्यय करना चाहिए। कहा कि नहीं कहा? आज तक किस किस सरकार ने, चाहे वो राज्य हो या सेंट्रल हो, कितना जीडीपी का व्यय या उसके शिक्षा पर खर्च। तो शैक्षिक अर्थशास्त्र में जैसे आप घुसे, आप उसको होगा वो ऐतिहासिक लेकिन संख्यात्मक होगा। तो वहां आंकड़े, स्टूडेंट्स के आंकड़ों पर, स्टूडेंट्स की संख्या पर, ड्रॉप आउट्स पर, है ना। कोई पुराने समय के ड्रॉप आउट्स का क्या तरीका था, आज के ड्रॉप आउट्स पे मत जाइए। आज का करेंगे तो फिर आप सर्वे में चले गए, है ना। सर्वे आप वहां भी करेंगे, लेकिन अब पिछले शताब्दी का या पिछले समय के ड्रॉप आउट्स के तौर तरीकों की चर्चा करना चाह रहे हैं, या मुगल काल के किसी इस तरह के पाठशालाओं की संख्याओं को लेकर के, या पाठशाला में पढ़ने वाले संख्याओं को लेकर के, विषयों को लेकर के, ड्रॉप आउट्स को लेकर के, इस तरह का कोई आप काम करना चाह रहे हैं तो वो आप क्वांटिटेटिव तरीके से कर सकते हैं। वहां वैसे ही हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होगा, वैसे ही डेटा कलेक्शन होगा, पर डेटा कलेक्शन आपको उस समय के उपलब्ध अभिलेखों से करना होगा, लेकिन डेटा वहां पर आपको संख्यात्मक रूप में प्राप्त होगा या उसको आप संख्यात्मक स्वरूप देंगे। आप में एक संशय होगा, पता नहीं कि आपको ये संशय आया है कि नहीं। सर्वे और हिस्ट्री में क्या फर्क होता है? जो सर्वे बीती हुई बातों में आप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप हिस्टोरिकल हैं। तो सर्वे में भी हम करते हैं, जो सर्वे कोठारी कमीशन के बारे में ले रहे हैं तो वो बीती हुई बातें है ना, इसीलिए आप कह रहे हैं हिस्टोरिकल। अभी जो सर्वे मेथड लेना है तो डिस्क्रिप्टिव अभी जो चल रहा है डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, इसलिए उसका कई बार सर्वे मेथड का पूरा नाम डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड ये भी हो जाता है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि। हमने शुरू में ही कहा, जब विषय शुरू किया था तो मैंने 3 बात कही थी कि क्या था, इसका अध्ययन ऐतिहासिक अनुसंधान में करते हैं। क्या है, इसका अध्ययन वर्णनात्मक अनुसंधान में करते हैं। और क्या होगा, इसका अध्ययन ऐसा करने पर ऐसा होगा, इसका अध्ययन प्रयोगात्मक अनुसंधान में करते हैं। तो जब हम अब उसमें हम तरीका कुछ भी अपनाएं, क्या था जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं तो ऐतिहासिक अनुसंधान होगा, क्या है जानने के लिए सर्वे कर रहे हैं तो वर्णनात्मक अनुसंधान होगा। मैं एक सिंपल सी बात है, कई बार क्या होता है कि जो प्रकार है ना, अनुसंधान के प्रकार, वो एक ही प्रकार कई तरीकों में आ सकता है, कई उनमें हो सकता है। कैसे? तो मैं एक टैगलाइन बोलता हूं हमेशा कि आधार बदलेंगे तो प्रकार बदलेगा। आपका ये जो विभाजन है अनुसंधान पद्धतियों का, विधियों का, इन विभाजन का आधार क्या है? ये वर्गीकरण किसी न किसी आधार पे किया जाता है। आप कहीं पर नाम दे रहे हो विधि के आधार पर, तो आपने ऐतिहासिक, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक ऐसा बोल दिया। आप अनुसंधान को कह रहे हो कि नहीं, ये इसके उद्देश्य के आधार पर है ना, कि इसका उद्देश्य नूतन सिद्धांत का प्रतिपादन करना है तो कह दो कि फंडामेंटल रिसर्च है। आपने कह दिया कि नहीं, इसका उद्देश्य तो किसी प्रतिपादित सिद्धांत का वर्तमान में अनुप्रयोग करना है तो अप्लाइड रिसर्च है। आप कह दो कि तात्कालिक समस्या का समाधान करना ही उद्देश्य है तो एक्शन रिसर्च। यहाँ आधार क्या है, उसका उद्देश्य क्या है अनुसंधान करने। तो जैसे ही, अब क्या फंडामेंटल रिसर्च ऐतिहासिक नहीं हो सकती? क्या फंडामेंटल रिसर्च प्रायोगिक नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो फंडामेंटल भी है और प्रायोगिक भी है। तो ये जो नामकरण है विधियों के या इनके अनुसंधान के प्रकारों के, ये नामकरण किसी न किसी आधार पर है। तो जैसे ही आप आधार चेंज कर देंगे, उसका नामकरण का तरीका बदल जाएगा। उससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये देखना है कि किस आधार पर वो नामकरण है। स्पष्ट है? ऐतिहासिक में सर्वे होगा तो ऐतिहासिक सर्वे। हाँ, यदि आप, मैंने पहले कहा, क्या था ये जानना चाह रहे हो तो आपका इतिहास में आप सर्वे करोगे, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो तो आपको क्या करना होगी। सर, क्या है जानना है तो क्या है ये तो जानना जरूरी है। तो
फिर वो एक शुरुआत में ही प्रस्तावना या भूमिका के रूप में आप लिखते हो नॉर्मल में, वो अलग चीज है। लेकिन आपके पूरे अनुसंधान के उद्देश्य हो जाता है क्या था जानना। यहाँ तो आप क्या है जानने के लिए क्या था थोड़ा सा जान रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आपका उद्देश्य क्या है इसे है, आपका उद्देश्य क्या था वही है, तो बाद में आप देख रहे हो कि ये था इसलिए है, ठीक है, तो वो अलग चीज, ठीक है। हाँ, क्वालिटेटिव होगा तो शोध प्रश्न होंगे, क्वांटिटेटिव होगा तो प्राकल्पना क्यों होती है। कल वैसे प्राकल्पना में मुझे पता है सेशन हो गया, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा कुछ चीजें। हाँ, लेकिन क्यों होती है आप बताइए, आपने क्या पढ़ा। परीक्षण करने के लिए, है ना। परीक्षण क्यों करना, प्राकल्पना क्या है। हाँ, एक संभावित समाधान है, समस्या का संभावित समाधान है, ताकि हमारा अनुसंधान दिशा से न भटके, है ना। उस समाधान, जितने संभावित समाधान हमें लगते हैं उतनी प्राकल्पनाएं हम बना लेते हैं, और उस दिशा में फिर डेटा कलेक्शन करके, एनालिसिस करके कौन सा समाधान सही है कौन सा गलत है छांट लेते हैं, प्राकल्पना रिजेक्ट या सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, यही होता है। तो प्राकल्पना का उद्देश्य रिसर्च को सही दिशा में ले जाना। अब उसकी टेस्टिंग करना है आपको, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करना है। प्राकल्पना भी कई प्रकार की होती है ना। कौन कौन से प्रकार, डायरेक्शनल भी होती है, रिसर्च हाइपोथेसिस डायरेक्शनल होती है। डायरेक्शनल क्या होगी, हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि इसके कारण ये बढ़ रहा है, आपने सीधा सीधा कह दिया तो डायरेक्शनल हो गई। लेकिन आपको नहीं पता कि बढ़ रहा है घट रहा है, आपने कह दिया कोई सार्थक अंतर नहीं है, तो वो नल हो गई, नल हो गई। आपने शून्य परिकल्पना की बात कर ली, ठीक है। तो वो जब हम इतिहास कैसे हुआ होगा या फिर ये चीज वहाँ पे पहुँच सकते हैं, ऐसा जब हम सोचते हैं तो प्राकल्पना तो उसी को आप शोध प्रश्न के रूप में कहते हैं कि कैसे हुआ होगा, भी आपने बोला ना, तो ये क्या है, प्रश्न है। मैंने कहा ना, गुणात्मक है तो शोध प्रश्न का स्वरूप होगा, मात्रात्मक है तो प्राकल्पना का स्वरूप होगा। तो स्वरूप की बात है उसमें, क्योंकि डेटा आपका एनालिसिस करने के तरीके बदल जाएंगे। यहाँ आपके पास क्वालिटेटिव डेटा है तो उसमें आप प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, वहां आपके पास क्वांटिटेटिव डेटा है तो आप स्टैटिस्टिक्स लगा करके प्राकल्पना को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दोनों का उद्देश्य निष्कर्ष तक पहुंचना या समस्या का समाधान खोजना ही है। महोदय, सम्यक् उक्तवन्तः। छात्राणां साक्षात् प्रश्नः एवमस्ति, क्वालिटेटिव् रिसर्च मध्ये हाइपोथेसिस भवितुमर्हति वा, यदि भवितुमर्हति चेत् कस्मिन् सन्दर्भे कीदृश हाइपोथेसिस भवितुम् अर्हति, उदाहरणरूपेण किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति वा इति तेषाम् अभिप्रायः। मैं उक्तं क्वालिटेटिव रिसर्च मध्ये शोध प्रश्नः भवितुम् अर्हति। क्वालिटेटिव मध्ये, क्वांटिटेटिव मध्ये हाइपोथेसिस भवितुम् अर्हति। सर्वत्र साधारणतया हिस्टोरिकल मेथड मध्ये हाइपोथेसिस न भवति इति भावना अस्ति। यदि अस्ति चेत् भवितुम् अर्हति चेत् कस्मिन् सन्दर्भे हिस्टोरिकल मेथड मध्ये अपि हाइपोथेसिस भवितुम् अर्हति, एकम् उदाहरणसहितेन वक्तुं शक्नुवन्ति वा? प्रयतते, प्रयत्नं करोमि। जैसे हमने क्वांटिटेटिव की बात हम कर रहे हैं हिस्टोरिकल मेथड। अब हम हिस्टोरिकल मेथड में क्वांटिटेटिव में 2-3 एग्जांपल्स अभी देखे। क्या क्या देखे? अब उसके लिए हाइपोथेसिस के लिए पहले हमें कुछ चर सिलेक्ट करना होगा ना। कोई भी चर हमने सिलेक्ट किया, पहले टॉपिक देखी फिर उसको हम हाइपोथेसिस में चले। तो कोई भी चर हम सिलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमने 20वीं शताब्दी में, है ना,
क्या ले बताइए? हाँ, अभी हमने जो चर्चा की उसी में से कोई ले लेते हैं। जनसंख्या ले सकते हैं या वैज्ञानिक के बारे में? जनसंख्या यानी क्वांटिटेटिव की बात है। क्वांटिटेटिव लेना है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। शिक्षा व्यवस्था कथम अस्ति? तेषां शिक्षा 20वीं शताब्दी में है ना अनुसूचित है ना जनजाति नाम शिक्षा यही शासकीय व्यय का उन्होंने खर्चा किया है। शासकीय व्यवस्था राज्यशः है ना, राज्यशः तुलना भी कर सकते हो या और भी कुछ कर सकते हो, तुलना भी हो सकती है। क्यों नहीं, अपने राज्यों की तुलना भी कर लिया। अब आप कर ले कहाँ का डेटा रहे हो? अब आज से इसका कोई लेना देना नहीं है। कब खत्म हो गई? 2000 में खत्म हो गई। 2000 में आपकी ये खत्म हो गई अनुसूचित जनजाति की शिक्षा पे। अब इसका आपको हाइपोथेसिस बनाना है। अब इसके उद्देश्य तो बहुत सारे हो जाएंगे। अब एक राज्य की और केंद्र की तुलना भी कर रहे हो या राज्यों की आपस में तुलना भी कर रहे हो। अब कोई भी दो राज्य आपने ले लिए, पंजाब और अलग अलग एनवायरमेंट के हिमाचल शिक्षा व्यवस्था क्या है? अलग अलग जो पंजाब और हिमाचल आपने दो राज्य लिए, अब आप क्या हाइपोथेसिस बनाओगे? पंजाब हिमाचल राज्य हो अनुसूचित जनजाति नाम शिक्षा यही राजकीय व्यवस्थे नास्ति। या डायरेक्शनल बनाना है तो पंजाब राज्य हिमाचल राज्य से अपेक्षया 20वीं शताब्द्यां विंशति शताब्द्यां अधिकः व्ययः पंजाब राज्य से व्ययः अधिकः। तो अब सिंपल तरीका वही है। बस हमने कहा ना कि बस आप इसमें अध्ययन वर्तमान का न करके अतीत का करो। विद्यमान का कर लोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? या 20वीं हटा के आप कर दो कि आप कोई शताब्दी में नहीं बांध रहे तो सर्वेक्षण हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव सर्वे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने इसको 19वीं शताब्दी में चले गए या आप इसको ब्रिटिश काल में चले गए कि ब्रिटिश काल में इस शिक्षा के लिए किए गए प्रयत्नों का अध्ययन है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? हिस्टोरिकल हो जाएगा लेकिन क्वांटिटेटिव। 11 बजे तक सत्र का समय था, तो आप लोगों ने 10-15 मिनट मेरा लिया था, 10-15 मिनट मैंने आपका ले लिया। ठीक है, तो धन्यवाद। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमः सवा सरस्वती। द्विसप्ताहव्यापिन्याम् अस्यां कार्यशालायां वयमद्य तृतीये अहनि स्मः। तृतीयदिवसस्य अस्य प्रथमे सत्रे अस्माकम् अत्र मुख्य वक्तृरूपेण विराजन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य भोपाल परिसरस्य शिक्षाशास्त्र विद्याशाखायाः अध्यक्षः मान्यः श्रीमन्तः नीलाभ तिवारी महोदयः। अत्यन्तं छात्रवत्सलः इमे सरलया भाषया प्रेम्णा अस्मान् ऐतिहासिकम् अनुसन्धानम् इत्यस्मिन् विषये बहून् विषयान् बोधितवन्तः इमे। तेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामः। पुनश्च अत्र विराजन्ते अस्माकं सर्वेपि सम्माननीयः गुरवः शिक्षाशास्त्र विभागस्य आचार्यः शिक्षाशास्त्र संकाय प्रमुखः लता महाभागः, अस्माकं अध्यक्षः कादम्बिनी महाभागः, अन्येपि अस्माकं गुरवः शुक्ला महोदयः। अस्य कार्यक्रमस्य ये निदेशकः सन्ति अस्माकं वेङ्कटराव महोदयः, समन्वयकः अस्माकं चन्द्रशेखर महोदयः।
अन्येपि राष्ट्रस्य विविधेभ्यः प्रान्तेभ्यः समागतः प्राध्यापकः अस्य परिसरस्य अस्य विद्यापीठस्य ये सन्ति शोधछात्राः शिक्षाचार्यकक्षायाः छात्राः एवमेव अन्ये सर्वे कर्मचारिणः ये प्रत्यक्षरूपेण परोक्षरूपेण च अस्माकं सहायताम् आचरन्ति अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि विस्तरामि। धन्यवादाः।